हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंपकलाल अपनी पत्नी कावेरी के साथ भजनपुर गांव में रहा करता था। चंपकलाल ने गांव में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खोली थी और मुहूर्त वाले दिन हाथों में नारियल लिए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसके समय पर ना आने पर वो उसे फोन करके सुना रहा होता है। भाग्यवान, इस जन्म में दुकान के मुहूर्त पे पहुंचोगी या नहीं पहुंचोगी। अगर मुहूर्त निकल गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना तुम। कहे तो उड़ कर आ जाओ। जब गाड़ी खराब हो गई है, पैदल पैदल आ रहे हैं तो समय तो लगेगा ही ना। तुमसे ज्यादा तेज तो गांव का बच्चा चल लेता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा कम खाया करो। अरे कितनी फैल गई हो तुम, चला भी नहीं जाता तुमसे तो। ठीक है, अगर ऐसा है तो दुकान के उद्घाटन का नारियल खुद ही फोड़ लो। हम नहीं आएंगे आपकी पटर पटर सुनने के लिए। हाँ, अरे गलती हो गई भाग्यवान, अब माफ भी कर दो और जल्दी से आ जाओ। कुछ समय बाद कावेरी वहां आती है। नारियल को ना जल्दी से फोड़ दो, वरना ना मुहूर्त निकल जाएगा। क्यों पंडित जी, मुहूर्त खत्म तो नहीं हुआ ना? अगर मैंने चंपकलाल जी को बता दिया कि यह समय अच्छा नहीं चल रहा है तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरी दक्षिणा भी नहीं देगा। पंडित, तेरा चुप रहना ही अच्छा है। पंडित जी, मुंह में दही जमा लिए क्या? अरे बोलते क्यों नहीं हो? मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, कर दो श्री गणेश, बहुत अच्छी चलेगी दुकान। चंपकलाल कावेरी के हाथों नारियल तुड़वाकर दुकान का मुहूर्त करता है और पूरे गांव वालों को दावत देता है। चंपकलाल दुकान पर बैठा अपने पहले ग्राहक का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक धीरू नाम का आदमी आता है। भाई साहब, यहाँ पर औरतों की साड़ियाँ मिल जाएंगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं हम। अरे हमारे यहाँ पे औरतों की साड़ियाँ, आदमियों के पैंट शर्ट और बच्चों के कपड़े सब मिलते हैं। मुझे तो बस अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेनी है। वो क्या है ना, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हम अपनी पत्नी को अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अपनी दुकान की सबसे महंगी और सबसे अच्छी साड़ी दिखाएंगे। हमने आज ही दुकान खोली है, आप हमारे पहले ग्राहक हो। तब तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, मैं आपका पहला ग्राहक हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। साड़ियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। अगर ये साड़ियाँ हाथ लग जाएं तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। क्यों भैया, कोई साड़ी पसंद आई आपको या नहीं? हाँ जी, मुझे तो इस बैग में रखी सारी की सारी साड़ियाँ पसंद हैं। आप एक काम करिए, ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। सारी साड़ियाँ ले ली आपने? हाँ जी, सारी की सारी। चंपकलाल खुशी खुशी सारी साड़ियां एक बैग में पैक करके धीरू को दे देता है और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसका फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए दुकान से बाहर जाता है। वहीं धीरू उसकी साड़ियों का बैग लेकर भाग जाता है। चंपकलाल भी अपना फोन छोड़कर उसके पीछे भागता है। अरे पकड़ो उस आदमी को, अरे मेरी दुकान की सारी महंगी साड़ियाँ लेके भाग गया। चोर चोर, पकड़ो कोई उसे। चंपकलाल की बात सुनकर और लोग भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन धीरू सबसे बचते बचाते एक लंबी सी दीवार कूदकर दूसरी ओर भाग जाता है और बाकी लोग दीवार के इसी पार रुक जाते हैं। तभी पंडित बोलता है, हमें तो पहले ही पता था कि यही होगा। दुकान का उद्घाटन गलत समय पर जो हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे जब मैंने उस समय तुमसे पूछा था कि मुहूर्त अच्छा है तो तुमने क्या कहा था? मुहूर्त अच्छा है, कर दो उद्घाटन। और अब कह रहे हो कि मुहूर्त खराब था। मेरा गला छोड़ो चंपकलाल, अगर उस समय सच बताता तो तुम मेरी दक्षिणा नहीं देते। पंडित की बात सुनकर चंपकलाल गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी बहुत धुलाई करता है।
गांव वाले पंडित को छुड़वाकर वहां से भगा देते हैं और चंपकलाल अपनी दुकान पर वापस आता है। तभी कावेरी खाना लेकर आती है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मेरे पहले ग्राहक ने मेरा पेट भर दिया। लगता है पहले ग्राहक से आपकी अच्छी कमाई हो गई है, तभी तो आप इतने खुश हैं। लाइए, पहली कमाई का आधा हिस्सा मुझे दीजिए। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कोई आधा हिस्सा नहीं मिलने वाला तुमको। अरे मेरा पहला ग्राहक चोर था, चोर। अरे मेरी महंगी महंगी साड़ियाँ बैग में भर के भाग गया। ये क्या कह रहे हैं आप? इस हिसाब से तो आपका पहला ग्राहक आपके लिए अशुभ निकला। तुम सही कह रही हो। मैं अपने पहले ग्राहक को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अरे आते ही नुकसान करके चला गया मेरा। कुछ देर बाद चंपकलाल अपनी दुकान बढ़ाकर कावेरी के साथ घर चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन चंपकलाल की दुकान चलने का नाम ही नहीं लेती और सभी कर्जदार आए दिन पैसे मांगने के लिए उसकी दुकान पर खड़े रहते हैं। एक दिन चंपकलाल सुबह के समय अपनी दुकान की सफाई कर रहा होता है। तभी वहां एक लक्ष्मी देवी नाम की औरत आती है। आपको ज्यादा दिन अब दुकान की साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिनों में अगर आपने मेरे पति से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं किया तो आपको ये दुकान खाली करनी पड़ जाएगी। लक्ष्मी देवी, ऐसा मत बोलिए। मैंने बहुत अरमानों के साथ अपनी दुकान खोली थी। मैं आपका कर्जा जल्दी चुका दूंगा। वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपने अगले हफ्ते तक अपना लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया तो हम आपके दुकान का सारा सामान उठा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी देवी अपने आदमियों के साथ वहां से चली जाती है और चंपकलाल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। मानो उसका पहला ग्राहक ही उसका आखिरी ग्राहक बन गया हो। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी देवी फिर कुछ आदमियों के साथ उसकी दुकान पर आती है और उसकी दुकान का सारा सामान निकाल कर ले जाने लगती है। तभी वहां पर उसका पहला ग्राहक धीरू आता है, जिसे देखते ही चंपकलाल गुस्से से लाल हो जाता है और दौड़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है। तू फिर आ गया? आज क्या चोरी करने आया? हाँ, क्या चोरी करेगा तू? उस दिन तूने मेरी दुकान में कदम रखा, उस दिन के बाद से मेरी दुकान में कंगाली छा गई। उस दिन से लेकर आज तक मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया और आज मुझे अपनी दुकान बेचने की नौबत आ चुकी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। माना उस दिन मैंने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, इसलिए मुझे आपकी दुकान में चोरी करनी पड़ी। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। चोरी कर करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो आप सफाई देने आ गए। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। गांव वालों, पकड़ो इसे। आज मैं इसे बताता हूँ हमारे गांव में चोरी करने का क्या अंजाम होता है। चंपकलाल धीरू की बात सुने बिना उसे गांव वालों के साथ मिलकर बहुत पीटता है और धक्के मारते हुए गांव से बाहर निकाल देता है। उसके जाते ही चंपकलाल के पास एक फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे एक नया ऑर्डर मिला है, जिसे पूरा करने पर उसकी दुकान का सारा कर्जा उतर जाएगा। ये सुनते ही चंपकलाल के होश उड़ जाते हैं और वो लक्ष्मी देवी से बोलता है, लक्ष्मी जी, जहाँ आप इतने दिन रुक चुकी हो, थोड़ा और रुक जाओ। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुझे एक ऑर्डर मिला है आज ही। अगर मैंने ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उससे मैं आपका माल का पैसा आपको चुका दूंगा। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, अपने पति और आपके संबंधों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ दिनों की और मोहलत दे देती हूँ, लेकिन उस समय तक भी आप मेरे माल का कर्ज नहीं उतार पाए तो मैं आपके दुकान पर कब्जा कर लूंगी। ठीक है लक्ष्मी देवी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने मेरी बात का मान रखा। लक्ष्मी देवी अपने आदमियों के साथ वहाँ से चली जाती है। चंपकलाल अपनी दुकान में जाकर अपना ऑर्डर पूरा करने की तैयारी करने लगता है और कुछ दिनों में दिन रात मेहनत करके वो अपने मिले हुए ऑर्डर को पूरा करके उसकी जगह पर पहुंचा देता है, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं और वो अपनी दुकान को लक्ष्मी देवी के हाथों से छुड़वा लेता है और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाती है। किस्मत का ऐसा बदलाव देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। एक दिन उसकी पत्नी कावेरी से वो बोलता है, भाग्यवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ कि मेरा पहला ग्राहक मेरे लिए शुभ था या अशुभ। पहली बार उसका आना मेरे लिए नुकसानदायक हुआ, लेकिन दूसरी बार आना मेरे लिए शुभ हुआ और मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया और मेरे सारे कर्जे भी उतर गए। इसे किस्मत कहे या इत्तेफाक कहे। देखिए जी, मैं तो बस ये जानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जरूरी नहीं कि जो इंसान एक बार आपके लिए गलत साबित हुआ है वो हर बार हो। शायद तुम सही कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इस तरह से चंपकलाल का पहला ग्राहक उसके लिए अशुभ साबित हुआ था। उसी तरह से बाद में शुभ भी साबित हुआ और चंपकलाल को अपना पहला ग्राहक पूरी जिंदगी याद रहा। दृष्टि एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। नाम दृष्टि था, लेकिन उसकी खुद की दृष्टि ठीक नहीं थी। मतलब दृष्टि की आंखें कमजोर थी, जिसके कारण उसको चश्मा पहनना पड़ता था। साथ ही आलसी होने के कारण काम के बहाने बनाने में भी वो माहिर थी। ऐसे ही एक शाम उसकी सास शीला उससे कहती है, बहू, मैं जरा पड़ोसन के घर माता की चौकी में जा रही हूँ, तो खाने की तैयारी कर लेना। माँ जी सही है, खुद जाकर आराम से माता की चौकी में बैठेंगी और मैं यहाँ पर काम करूँ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुंह में दही जम गया? माँ जी, मैं भी जाना चाहती थी माता की चौकी में। वो क्या है ना, शांति मिलती है भजन सुनकर, और आकर हम दोनों खाने की तैयारी कर लेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, तो काम से बचना है तुझे। खैर चल, तैयार होकर आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। दृष्टि जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के साथ अपनी पड़ोसन आंटी सरला के घर माता की चौकी में जाती है, जहाँ पर चौकी के बाद सब एक एक करके आरती उतार रहे थे। और जब दृष्टि आरती उतारती है तो माता की मूर्ति से एक फूल दृष्टि की आरती की थाली में गिरता है। ये देखकर सरला कहती है, अरे वाह शीला, तेरी बहू को तो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। कितनी भाग्यशाली है तेरी बहू तो। हाँ सरला, अच्छा है मैं इसे ले आई, इसी बहाने माता रानी ने इसे अपना आशीर्वाद तो दे दिया। अरे वाह, हवा से एक फूल मेरी आरती की थाली में क्या गिरा। इन सब ने तो इसको माता का आशीर्वाद समझ लिया। क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं। कुछ सोच दृष्टि, क्या कर सकती है तू। काम न करने के बहाने ढूंढने वाली दृष्टि आज लोगों की भावना का इस्तेमाल करती है काम से बचने के लिए, और अचानक ही आरती करते हुए बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब वो होश में आती है तो शीला और सरला समेत चौकी में आई मोहल्ले की सारी औरतें उसके पास झुंड बनाकर बैठी हुई थी। इतने में दृष्टि की आंखें खुलने पर शीला उसे कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्या हुआ था तुझे अचानक? माँ जी, मुझे अचानक चक्कर आ गए और आप मानेंगी नहीं, उसके बाद मुझे क्या दिखा। मुझे स्वयं माता रानी मेरी आंखों के सामने दिखी। उन्होंने मुझे कहा, दृष्टि तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरों के भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि देती हूँ। क्या भविष्य देखने वाली दिव्य दृष्टि? अरे वाह, शीला की बहू को दिव्य दृष्टि मिली है। बहू ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई इंसान भविष्य नहीं देख सकता। माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन ना जाने मेरी आंखें मुझे ये संदेश दे रही हैं कि आज कुछ देर में बारिश होगी। मुझे नहीं पता ये सच होगा या नहीं, बस मुझे महसूस हो रहा है। मुझे आंखें बंद होने पर काले बादल बरसते हुए दिख रहे हैं। सुबह वेदर रिपोर्ट में आज रात की बारिश दिखाई थी। अगर आज सच में बारिश आ गई तो बस मेरा काम बन जाएगा। आज मौसम बहुत साफ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे ऐसे ही चक्कर आ गए होंगे। चल घर चल, आराम कर। शीला अपनी बहू को संभालते हुए घर ले जाने लगती है, लेकिन अभी वो सरला के घर से निकली भी नहीं थी कि तेज बारिश शुरू होती है।
ये देखकर सरला के घर में खड़ी सारी औरतें बातें करने लगती है और सरला भी शीला से कहती है, शीला, तुझे तो मेरे घर माता की चौकी में आने का कितना फायदा हुआ। तेरी बहू को माता ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। सच में बहू तो बहुत भाग्यशाली है। माता की कृपा है तेरे ऊपर। ये सब बातें होने पर शीला तो दृष्टि को लेकर चली जाती है, लेकिन पूरे मोहल्ले में शीला की बहू की दिव्य दृष्टि के चर्चे हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले के बहुत से लोग शीला के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। और जब शीला का बेटा शुभम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलने लगा, तो बाहर इतने लोगों को देखकर वापस अंदर आकर वो शीला और दृष्टि को आवाज लगाकर बोलता है, माँ, दृष्टि, ये हमारे घर के बाहर इतने लोग क्यों हैं? कोई फ्री राशन बांटने का वादा किया है क्या आपने? हम कोई अंबानी के घर से थोड़ी है जो फ्री का राशन बांटेंगे। माँ जी, आपने बुलाया है क्या सबको? मैं क्यों बुलाऊंगी? खैर तो यहीं रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। शीला दरवाजा खोलकर उन सभी लोगों से अपने घर आने का कारण पूछती है, तो सभी उसको उसकी बहू की दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके अपना भविष्य जानने आए थे, ये बताते हैं। ये सुनकर शीला सबको बाहर ही रोककर घर के अंदर जाकर कहती है, बहू, ये तेरे लिए आए हैं। कल जो तूने सरला के घर बोला था कि माता रानी ने तुझे भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि दी है, वो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। अब बता क्या करें? क्या? ये क्या बकवास है? दृष्टि, तुम्हें खुद को कुछ देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है और तुमने कहा कि तुम लोगों का भविष्य देख सकती हो। पागल हो गई हो क्या? सच में मुझे माता रानी ने कहा था कि मैं लोगों का भविष्य देख सकती हूँ। आप दोनों हटिए, मुझे सबसे बात करने दीजिए। दृष्टि बाहर जाकर सबको लाइन लगाने को कहती है और खुद एक चौकी सी लगाकर उस पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और एक एक करके सबकी परेशानियां जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से उसका समाधान बताकर भेज दी जाती है। लोग भी अपनी समस्याओं की समाधान सुनने के बाद दृष्टि को पैसों की भेंट देकर जाते हैं, जो दृष्टि को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सास को नहीं। अब दृष्टि रोज ही ऐसे ही चौकी लगाकर बैठ जाती और घर के सारे काम शीला करती, जिसके चलते एक दिन चौकी लगाकर बैठी दृष्टि को शीला सबके सामने कहती है, बहू, आखिर बंद भी करिए सब। मुझे लगा 1-2 दिन का शौक होगा तेरा, लेकिन ये तो तेरा रोज का हो गया। तूने खुद को भगवान समझा हुआ है क्या, जो ये दिव्य दृष्टि वाली बात करती है? आप सब भी सुन लीजिए, मेरी बहू के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। जाइए आप सब यहाँ से। दृष्टि के आगे बैठी उसके भक्तों की भीड़ में से सरला उठकर शीला से कहती है, शीला, तुम माता की भेजी दूध के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे तो शुक्र मानना चाहिए कि तेरी बहू माता रानी के इतने करीब है और वो लोगों की समस्या का अपनी दिव्य दृष्टि से समाधान कर रही है। सरला, मैं तुम सबकी तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ। माता रानी को मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहू जो कर रही है गलत कर रही है। बहू, तू यूँ सबकी भक्ति और भावनाओं का मजाक बना रही है ना। एक दिन देखियो, तू खुद अपनी इस दिव्य दृष्टि का सच सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बताएगी। माँ जी, ऐसा दिन नहीं आएगा। अब लोग मुझे इतना मानने लगे हैं कि मेरी झूठी बातें भी उन्हें सच लगने लगी हैं। शीला इतना बोलकर घर में चली जाती है और दृष्टि अपना ये दिव्य दृष्टि वाला ढोंग चालू रखती है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक सुमन नाम की औरत आंखों में आंसू लेकर आती है और बोलती है, हे देवी माँ, मैंने सुना है आपके पास दिव्य दृष्टि है। कृपया कर आप अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके मुझे ये बताइए कि मेरी गोद कब भरेगी। पिछले 7 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं। इसमें क्या बोलूँ अब मैं? बच्चा होगा ये तो नहीं बोल सकती, कोई और बहाना बना देती हूँ। देखिए, आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है ये कि आपकी गोद नहीं भर रही, इसलिए इस आस में मत रहिए कि कोई चमत्कार होगा। मेरी दिव्य दृष्टि के अनुसार आपकी गोद नहीं भर सकती। दृष्टि के मुंह से ये शब्द सुनकर सुमन टूट सी जाती है और अपने ससुराल में जाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन का पति उसे समय रहते बचा लेता है और समय पर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर सुमन को तो बचा लेते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो माँ बन सकती है। ये सुनकर सुमन अपने पति आरव को दृष्टि द्वारा बोली बातें बताती है और उसका पति आरव पुलिस को लेकर दृष्टि के घर पहुंचता है
और वहाँ पहुँचकर सबके सामने कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इस औरत को। इसने झूठ बोला मेरी बीवी को कि वो माँ नहीं बन सकती कभी, और इसके कारण मेरी बीवी ने आत्महत्या करनी चाहिए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, वो माँ बन सकती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोल रहा। और किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कोई आपकी बीवी से नहीं मिली। बहू झूठ क्यों बोल रही है? सुबह जो औरत आई थी सुमन, वही इनकी बीवी है। हमारी गली के एंड में इनका घर है, और तूने सबके सामने बोला था कि उसके पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है इंस्पेक्टर साहब, सच में। मैंने बस घर के कामों से बचने के लिए माता की चौकी वाले दिन एक छोटा सा झूठ बोला था। सबने ही उस दिन के बाद मुझे दिव्य दृष्टि वाली बना दिया। लोगों के विश्वास का फायदा उठाया आपने, जेल तो होनी ही चाहिए। माँ जी, आप कुछ बोलिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस एक झूठ बोला था ना, झूठ बोलने के लिए जेल थोड़ी होती है। बहू, मैंने बोला था इस बार जो तू कर रही थी ना, वो कोई मामूली झूठ नहीं, बल्कि लोगों की श्रद्धा भावना के साथ खिलवाड़ था। और भगवान ऐसे झूठ के व्यापार ज्यादा समय चलने नहीं देते। अब अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बाहर आने का समय देख लियो। शीला अपनी बहू को बचाने के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि उसने पहले ही बहू को समझाया था। लेकिन अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके दृष्टि ने ये झूठ का कारोबार चालू रखा, जिसका अंत उसे जेल जाकर भुगतना पड़ा। चांदनी एक बहुत ही हट्टी कट्टी तंदुरुस्त लड़की थी। उसे आम लड़कियों की तरह सलवार कमीज पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो लड़कों की तरह ही अपने कपड़े पहना करती थी। लेकिन चांदनी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसे घर के सारे काम भी आते थे। चांदनी के बाउंसर जैसे शरीर की वजह से उसकी शादी में भी बहुत दिक्कत परेशानी आ रही होती है। कभी कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन चांदनी की माँ मालती चांदनी के लिए उबला हुआ खाना लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, ये ले, अब तो उबला हुआ ही खाना खाएगी। इतनी मोटी हो गई है, रिश्ता भी नहीं हो रहा है तेरा। माँ, लेकिन मेरी क्या गलती है? आपको पता है, कुछ खाऊं या ना खाऊं, मेरा शरीर ऐसा ही है। सारी गलती तो तेरे शरीर की ही है ना। अरे जो कोई देखता है तो ये बोलकर चला जाता है कि हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए, कोई सिक्योरिटी वाली नहीं। माँ, परेशान क्यों हो रही हैं? जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी ना। यही तो दिक्कत है, तेरी शादी नहीं हो रही है ना। अब मैं अकेली माँ हूँ, तुझे कब तक घर में रख सकती हूँ? मुझे तेरी शादी करा के अपना फर्ज पूरा करना चाहिए ना। ठीक है माँ, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन खुद को बताओ ना, ऐसे परेशान रहने से कुछ होगा क्या? आप थोड़ा आराम कर लो। जब देखो परेशानी का टोकरा लेकर घूमती रहती हो। चांदनी अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन ये बात तो चांदनी को भी पता ही थी कि उसकी शादी के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। कुछ दिनों बाद चांदनी के घर भावना नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रिश्ता लेकर आती है और दोनों माँ बेटी से मिलते हैं, जहाँ भावना बोलती है, बहन जी, ये सब तो संजोग की बात है। आपकी बेटी इतनी गुणी होने के बाद भी कंवारी है। आप तो देख ही रही हो, मेरी बेटी को अब तक तो लोगों ने हट्टे कट्टे शरीर को देखकर मना कर दिया, लेकिन आपको मेरी बेटी अच्छी लगी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ना मैच नहीं हो रही होगी उन लोगों के आगे, इसलिए ना उन्होंने आपकी बेटी को ही बोल दिया। लेकिन ना मुझे बहुत पसंद है चांदनी। सूरज सही बोल रहा है। अरे हट्टा कट्टा शरीर खाने पीने वालों की निशानी है। हम तो राजी हैं इस रिश्ते के लिए। अब आप भी अपनी राय बता दीजिए। जी नेकी और पूछ पूछ, आपको मेरी बेटी पसंद आई। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, तो हम कैसे इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं? हमें भी रिश्ता मंजूर है। मालती और भावना मिलकर रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद चांदनी बहुत ही अच्छे से पूरा घर संभाल लेती है, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। भावना को भी चांदनी बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद चांदनी अपनी सास भावना के साथ बाजार जा रही होती है। तभी बाजार में उसे भावना को उनकी पड़ोसन पद्मा मिलती है और वो भावना से बोलती है, अरे भावना, तू और बाजार में क्या बात है? बहू को मायके भगा दिया या उसने काम करने से मना कर दिया? अरे मेरी बहू मुझे मना क्यों करेगी? वो तो बल्कि खुद ही मेरे साथ आई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई तो दी है, लेकिन ऐसे अचानक देखा ना तो मुझे लगा अब तू बाजार जाने के लिए अपने साथ बाउंसर लेकर घूम रही है। तेरी बहू बाउंसर जैसी ही लगती है ना। मेरी बहू हट्टी कट्टी है,
तेरी बहू की तरह मरीली नहीं है, हवा चले और उड़ जाए। अरे अपनी बहू को तो जरा खाना पीना खिला, दूसरों की बहू पर ही सारा ध्यान रहता है तेरा। और आंटी जी, बाउंसर होना तो कोई बुराई नहीं है। आप जैसे लोग डरते ही हैं बाउंसर से। हाँ डरते होंगे, लेकिन तेरी बहू को देखकर हंसना ही आता है। अरे ऐसा शरीर तो लड़कों का ही अच्छा लगता है। अपनी बहू को समझा भावना, थोड़ा शरीर को आकार में लाए। मैं भी तो पद्मा तुझे कब से समझा रही हूँ कि अपने दिमाग को आकार में ला। अरे आगे चलकर तुझे ही परेशानी होने वाली है ऐसे बेकार दिमाग से। मैं तेरी बहू के लिए सही सलाह दे रही हूँ और तू मुझे ही सुना रही है। कभी तो दूसरों की सलाह भी सुन लिया कर भावना। या अपनी बाउंसर बहू के आगे तू डर कर रहना चाहती है? माँ जी मुझसे क्यों डर कर रहने लगी? माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन तूने अपना शरीर देखा है? कोई फालतू नहीं बोल सकता। कहीं बाउंसर बहू को बुरा लग गया और उसने अपना 80 किलो का हाथ घुमा दिया, तब तो भावना को बिस्तर पकड़ना पड़ जाएगा। बस कर पद्मा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू मेरी बहू के बारे में कुछ भी बकवास मत कर। बोलना हम दोनों को भी आता है, और अगर हमने बोला तो तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलना आता है तो क्या सच बदल जाएगा? अरे पूरा मोहल्ला तेरी बहू को बाउंसर बहू बोलता है। ये बात तो तू भी जानती है ना। ये तो तू भी आज तक नहीं बदल पाई। बस कर पद्मा, बहुत हो रहा है। पड़ोसी है तू मेरी, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। पड़ोसी है तू मेरी, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि अपनी बहू को इतना ही समझा दे कि कम से कम कपड़े तो लड़कियों वाले पहने, तब थोड़ी तो कम बाउंसर लगेगी। पद्मा की बात सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपनी बहू के साथ चली जाती है। घर जाने के बाद दोनों बैठे होते हैं, तभी चांदनी बोलती है, माँ जी आप भी किन लोगों की बातों को अपने दिल पर लगा रही हो? उनका तो काम ही है बोलने का। लेकिन बोलते तो सही है ना। खुद को देख रही है तू, तुझे खड़ा कर दे और मेरे बेटे को खड़ा कर दे। दूर से ऐसा लगेगा कि दो लड़के खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन माँ जी आपको तो पता ही है ना, मैं शुरू से ही ऐसे रहती हूँ। आपको अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो आज जब भावना आंटी ने बोल दिया तो क्यों हो रही है? बहू परेशानी अभी भी मुझे नहीं है कोई, लेकिन तू खुद ही बता ना, कल को तेरे बच्चे होंगे, वो भी ऐसे ही तेरा मजाक बनाएंगे, तब तो तुझे भी बुरा लगेगा ना। तो अभी से खुद में बदलाव लाना शुरू कर दे। माँ जी लेकिन ये तो बात की बात है ना, तो अभी से ही क्यों सोच रहे हैं इन सब के बारे में? हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पूरा मोहल्ला तुझे बाउंसर बहू बुलाता है, और तेरी सास ने तुझे कुछ समझा दिया, वो भी तेरे भले के लिए, तो तुझे सुनना ही नहीं है। चांदनी का बर्ताव देखकर भावना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। चांदनी को अब तक बहुत लोग बाउंसर, मोटी, ऐसा बहुत कुछ बोल चुके थे, लेकिन चांदनी कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगा कर रखती थी। अब भावना भी उसे बात बात पर टोकना शुरू कर देती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद चांदनी घर का राशन लेने के लिए जाती है, तो तभी वहाँ चांदनी को एक रिया नाम की लड़की मिलती है, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी चांदनी के पास रिया भागते हुए आती है और बोलती है, प्लीज मुझे इन बदमाश लड़कों से बचा लो। ये कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई मदद भी नहीं कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कर दो, इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। रिया की बात सुनकर चांदनी उन लड़कों को अच्छे से मजा चखाती है, खूब मारती है और उसके बाद रिया अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पद्मा भावना के घर अपनी बेटी के साथ जाती है और वहाँ बोलती है, भावना मेरी बेटी से मिल, ये इतने टाइम बाद गांव से आई है, पहचान भी रही है या नहीं? कैसे नहीं पहचान पाती मैं? अरे इसे तो गोदी में खिलाया है, बड़े दिनों बाद आई है। हाँ अपनी बाउंसर बहू से मिलवा इसे। हाँ रुको मैं बुलाती हूँ। बहू जरा बाहर चाय पानी लेकर तो आ। भावना की बात सुनकर चांदनी अपनी चाय पानी लेकर आती है। चांदनी को देखकर रिया बोलती है, आप यहाँ रहती हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ माँ, ये वही है जिन्होंने मुझे उस दिन उन बदमाश लड़कों से बचाया था। जब तू गांव से वापस आई थी, रास्ते में कुछ लड़के मिल गए थे, वही ना? हाँ माँ, आपको पता है उस दिन तो कुछ गलत हो जाता, वो तो ये मिल गई और इन्हें देखकर वो वैसे ही डर के भाग गए। अब तो ठीक हो ना तुम? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। आप कितनी अच्छी हो, और आपका जैसा शरीर देख के तो गुंडे ही भाग जाते हैं। काश मैं आपकी तरह ही होती। रिया की बात सुनकर पद्मा और भावना को अपनी गलती समझ आती है, जिस पर पद्मा चांदनी से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत मजाक बनाया। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैं तो तेरी सास हूँ, मुझे तो समझना चाहिए था, लेकिन मैं भी नहीं समझ पाई।
आज तेरे बाउंसर बहू की वजह से मेरी बेटी सही सलामत है। माँ, आप इनका मजाक बना रही थी? अरे बहुत सी लड़कियाँ तो रोती हैं इनके जैसे बाउंसर शरीर के लिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है बहू, मैं अब कभी तुझे ऐसे नहीं बोलूंगी। आंटी जी कोई बात नहीं, ये सब बातें रहने दो। पद्मा और भावना को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी मांगते हैं। उसके बाद वो कभी भी चांदनी के शरीर का मजाक नहीं बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।